के लिए कहा गया मैंने किया। जिस तरह से अब काला सच द ब्लैक ट्रूथ है, उसके अंदर नेगेटिव कैरेक्टर है मेरा, और रेपिस्ट और इस तरह का मर्डर मतलब टाइप एक का। आर्टिस्ट होता है, उसको हर टाइप का करेक्टर जो है वो प्ले करना पड़ता है। मज़ा उसी में आता है कि जो चैलेंजिंग हो, जो हमारी नेचर से अलग हटके हो, कि मैं जैसा हूँ वैसा नहीं, कुछ अलग। तो उस करेक्टर में क्योंकि अलग मज़ा था, और सरपंच के करेक्टर में अलग मज़ा है। तो ये दोनों अलग अलग, जो इसमें घूंघट में जो सरपंच का करेक्टर था वो एक कॉमिक और थोड़ा सा अलग तरह का सोशल टाइप का था। लेकिन जो मैंने क्राई मूवी में किया वो एक बहुत ही रूड किस्म का, जो कहा जा सकता है कि जो फीमेल चाइल्ड किलिंग पे उसकी बीवी जो है वो पता लगता है कि उसको लड़की होने वाली है, मतलब वो प्रेग्नेंट है और उसको लड़की होने वाली है, तो वो कहता है कि नहीं, इसको बिल्कुल मरवा दो, जो पेट में बच्चे मरवा दिए जाते हैं, उसके ऊपर थी। तो वो इतना क्रूर दिखाया है कि नहीं, इसको अभी ख़त्म करवा दो। तो वो उस तरह के अलग अलग करैक्टर जो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल भरोसा 24 न्यूज़ पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है मीट विद आर्टिस्ट नाम से। तो जितने भी हमारे कलाकार हैं हरियाणा के, और जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, चाहे उन्होंने बॉलीवुड में काम किया हो, पंजाबी सिनेमा में काम किया हो, हरियाणवी में किया हो, राजस्थानी में किया हो, तो हम उन हर कलाकार को आप लोगों के सामने लेके आते हैं। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं जो काफ़ी टाइम से थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं और काफ़ी सीनियर पर्सन हैं एक्टिंग के मामले में, और बॉलीवुड की फिल्मों तक उन्होंने काम किया है। तो हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं लोकेश मोहन खट्टर सर, और इनका मैं अपने चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए। हम बहुत अच्छे हैं, और आपसे मिलके हम और ज़्यादा अच्छे हो गए। चलो, मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग आज मेरे से बात कर रहे हैं। सर हमने ऐसा है कि काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि लोकेश मोहन खट्टर सर जो हैं उनसे मिलें, काफ़ी सीनियर पर्सनैलिटी हो आप थिएटर्स के मामले में, बॉलीवुड में भी आपने काम किया है, आपकी पूरी जर्नी जो है हम जानेंगे। पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना चाहूँगा कि आप एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग के अलावा और किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? मैं वैसे लिखता भी हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, और गा भी लेता हूँ। मतलब सारे पैसे घर पे लेके आ सकते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ज़्यादा जो इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, शुरू से ही एक एक्टिंग फील्ड में रहा है। थिएटर करता रहा हूँ मैं, 40-41 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए। तो बस डांस भी किया मैंने, सिंगिंग भी की मैंने, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं। लेकिन जिस दिन मैंने अभिनय में, मतलब एक्टिंग में स्टेप रखा, जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज के ड्रामा में, और एक हमारे यहाँ ग्रुप था राजीव मनचंदा जी का, वो मेरे गुरु भी हैं, और वो उस समय थिएटर किया करते थे, तो उनके साथ मैंने मिलकर नाटक वगैरह किए। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये नाटक जो है, ये एक्टिंग जो है, यही है मेरे लिए, और इसी से ही मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। और तब से मैं नाटक ही कर रहा हूँ। उससे पहले स्कूल टाइम में कुछ जैसे मोहल्ले में रामलीला वगैरह हम लोग करते हैं, जिस तरह से बच्चे इकट्ठे होके और रामलीला करते हैं, उस तरह के भी काम किए। शुरू से रुझान रहा है? शुरू से ही रहा। मैं मेरे दादाजी सत्संग में जाया करते थे, तो मेरे को साथ ले, मैं बहुत छोटा था तो मेरे को साथ लेके जाया करते थे। तो वहाँ जो गुरु थे या जो विद्वान थे, वो जब प्रवचन करते थे, एक ऊंची सी गद्दी बना के उस पर बैठ के, तो मैं वहाँ देखता था और ऑब्ज़र्व करता था कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से उनके एक्शन और एक्सप्रेशंस हैं। तो मैं घर आके उसी तरह से अपने परिवार को इकट्ठा करके एक ऊंची गद्दी बना के उसके ऊपर बैठ के, तो मैं उस तरह से फिर प्रवचन वगैरह देने के जय माहेश्वरी किया करता था। पता नहीं वो किस तरह का था, और परिवार बहुत खुश होता था, तालियां बजाता था। तो क्योंकि बच्चा जो भी हरकत करता है तो पेरेंट्स या परिवार के लोग जो हैं वो ताली बजाया करते हैं। तो उस समय हमारा जो परिवार है वो जॉइंट फैमिली, जैसे मेरे चाचा वगैरह, मेरे और ताऊ वगैरह, वो सब एक साथ रहा करते थे, हम दादाजी भी और दादी जी भी। तो वो एक अलग ही माहौल था, और पूरा परिवार साथ बैठ जाता था, खूब मस्ती होती थी। तो तभी से ही मतलब एक लगन थी, एक मतलब अंदर से एक आवाज़ आती थी कि ये चीज़ें अच्छी हैं,
क्योंकि जब तालियां मिलती हैं तो अच्छा लगने लग जाता है, मोटिवेट अपने आप हो जाता है। मोटिवेट हो जाता है। तो बस उसके बाद कॉलेज में आने के बाद, कॉलेज से पहले मैंने डांस और सिंगिंग वगैरह भी की। जैसे ही कॉलेज में गया तो शुरुआत सिंगिंग से की, स्किट की, मोनो एक्टिंग की, और इसी तरह से ग्रुप सॉन्ग और कव्वाली वगैरह में मैंने कॉलेज वगैरह और मेडल वगैरह लिए। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे सिर्फ अभिनय करना है, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, उसी में ही मुझे मज़ा आ रहा है। तो ऐसा करते करते फिर मैं डायरेक्शन भी करने लगा, मैं नाटक लिखने भी लगा। उससे पहले मैं कविताएं लिखता था, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता था, कहानियाँ लिखता था। आज भी मतलब मेरी 150-200 कविताएं हैं जो मैंने लिखी हैं, और लगभग 10-15 जो हैं शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। 3-4-5 नाटक भी लिखे हैं, 2-3 को परफॉर्म भी किया है, बाकी और भी परफॉर्म करने वाला हूँ मैं। तो इस तरह से चलते चलते क्योंकि परिवार साथ था, मैरिज हो शुरू से ही आपको जो है पारिवारिक माहौल ऐसा मिल गया कि कभी रोक टोक हुई नहीं इस लाइन में आने की? रोक टोक होती भी थी तो थोड़ा सा लुक छुप के, और फिर धीरे धीरे घर वालों को मना के मैंने ये सब जारी रखा। हाँ। तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो मैरिज हुई, बच्चे हुए, तो मन में यही रहता था कि यार बॉम्बे तो नहीं जा सकते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ जाके स्ट्रगल करने के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिवार को छोड़ के जाना, कुछ अटैचमेंट, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में रहे तो उनको छोड़ के जाने का एक हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन फिर भी ये सोचा कि यार अगर यहाँ बैठे बैठे कोई अगर फिल्म या कुछ इस तरह का काम मिलेगा स्क्रीन के लिए तो ज़रूर करूँगा। तो हुआ ये कि कॉलेज लाइफ से ही या उसके बाद से जैसे जैसे यहाँ दूरदर्शन भी आया, उससे पहले जो टीवी चैनल्स वगैरह चलते थे, तो कुछ ऐड फिल्मों में मुझे कहा गया कि आप काम करो। तो उस समय ठीक है, बस मन करता था तो कर लिया। किस टाइप की ऐड फिल्म्स उस टाइम पे चलती थी? जैसे किसी ज्वेलरी शॉप की ऐड है, या मैरिज ब्यूरो की ऐड है, इस तरह की कई एड्स मैंने की, करीबन 20-25 ऐड मैंने की, जिसमें उस समय कोई पैसा वैसा कोई नहीं देता था, लेकिन ये था शौक पूरे हो जाते थे। ठीक है। और जैसे दूरदर्शन यहाँ आया, उससे पहले मैं रोहतक रेडियो स्टेशन से मेरे प्रोग्राम आते थे, कविता वगैरह या और तरह की चीज़ें। फिर यहाँ दूरदर्शन आ गया, तो दूरदर्शन में मैं कुछ प्रोग्राम्स को, मैंने लीगल प्रोग्राम्स को भी होस्ट किया मैंने, और धीरे धीरे कहीं कविता का, कहीं कोई और प्रोग्राम, ये मेरे दूरदर्शन पे भी 15-20 प्रोग्राम रिकॉर्ड हुए, और वो अच्छा लगा कि धीरे धीरे ये सब हो रहा है। फिर एकदम से अचानक, क्योंकि मूवीज़ का थोड़ा सा दौर शुरू हुआ, यहाँ एक शॉर्ट मूवी क्राई मूवी थी, नीना सिन्हा हैं जिन्होंने डायरेक्ट की थी। तो यहाँ किसी ने बताया कि वो लोग आपको लेना चाह रहे हैं उस फिल्म के अंदर सरपंच की भूमिका में, और आप करना चाहोगे, लेकिन पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे। मैं हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ खरखड़ा गांव है बरवाला के पास, वहाँ वो शूटिंग हुई, और वो एक अच्छी फिल्म बनी, और जाना था उसको फेस्टिवल में, लेकिन किसी कारणवश वो उन्होंने फेस्टिवल में नहीं भेजी। और वो फिल्म जब एडिट हो रही थी तो वहाँ एक मयंक श्रीवास्तव हैं डायरेक्टर, उन्होंने वो एडिट टेबल पर देखी, और उन्होंने कहा कि ये आदमी कौन है। तो उन्होंने कहा कि इज़हार से हैं, मेरा नाम बताया उन्होंने। तो वो कहने लगे यार मेरी फिल्म के लिए मुझे ये चाहिए। तो वहाँ से फ़ोन आया, मेरी बात हुई, मैं मिलने चला गया। वो गुड़गांव रहते थे, मैं मिलने चला गया। तब फिल्म थी लाइफ आफ्टर डेथ, जो रिलीज़ नहीं हो पाई, और उस फिल्म में मैंने विलन का करैक्टर किया। फिर उनकी एक और फिल्म थी अपना ब्लैक ट्रुथ, काला सच द ब्लैक ट्रुथ, जो सुपर रियलिस्टिक कैटेगरी की थी, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी यहाँ। और तो उसमें उन्होंने सेकंड लीड विलेन का मुझे वो किया, मुश्ताक खान टॉप लीड में थे। और तो इस तरह से चलते चलते वो फिल्म मैंने की। उस फिल्म के बाद मैंने दंगल फिल्म की, जो बहुत बड़ी हिट की, बहुत हिट गई थी, अपना आमिर खान सर की। तो धीरे धीरे
मुझे इन सब चीज़ों में इस तरह से मैं लगभग 10 फिल्में कर चुका हूँ। दंगल फिल्म देखा मैंने, आपने उसमें एक कोच का कैरेक्टर जो है वो प्ले जी किया जी है। जी जी जी। तो इस तरह से करते करते और लोग जुड़े, मैं भी थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ, लोगों से मुलाकात हुई। और इसी तरह से मैंने घूंघट फिल्म की चिराग भसीन के साथ। और उसके बाद में हरियाणा फिल्म अपने संदीप बसवाना जी ने डायरेक्ट किया है, उनके साथ की बहुत बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। जिस घूंघट का भी बहुत अच्छा एक वो रहा है कि कंटेंट बहुत अच्छा है। ऐसे ही हरियाणा फिल्म का भी एक बहुत चीज़ अच्छा और मैं content। बोलूँगा कि जैसे आपने अभी एक चीज़ बताया कि आपने जो पहली मूवी की थी उसमें सरपंच का कैरेक्टर किया था। जी। मेरे ख्याल से घूंघट में भी आपने सरपंच का कैरेक्टर ही हाँ, किया है। घूंघट में भी सरपंच तो का गांव कैरेक्टर। का जो मुखिया बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है कि पंचायती का ज़्यादा नहीं, शौक है? जैसा करेक्टर मुझे करने के लिए कहा गया मैंने किया। जिस तरह से अब काला सच द ब्लैक ट्रूथ है, उसके अंदर नेगेटिव करेक्टर है मेरा, और रेपिस्ट और इस तरह का मर्डर मतलब टाइप एक का। आर्टिस्ट होता है, उसको हर टाइप का कैरेक्टर जो है वो प्ले करना पड़ता है। मज़ा उसी में आता है कि जो चैलेंजिंग हो, जो हमारी नेचर से अलग हटके हो, कि मैं जैसा हूँ वैसा नहीं, कुछ अलग। तो उस करेक्टर में क्योंकि अलग मज़ा था, और सरपंच के करेक्टर में अलग मज़ा है। तो ये दोनों अलग अलग, जो इसमें घूंघट में जो सरपंच का करेक्टर था वो एक कॉमिक और थोड़ा सा अलग तरह का सोशल टाइप का था। लेकिन जो मैंने क्राई मूवी में किया, वो एक बहुत ही रूड किस्म का, जो कहा जा सकता है कि जो फीमेल चाइल्ड किलिंग पे उसकी बीवी जो है वो पता लगता है कि उसको लड़की होने वाली है, मतलब वो प्रेग्नेंट है और उसको लड़की होने वाली है। तो वो कहता है कि नहीं, इसको बिल्कुल मरवा दो अभी। जो पेट में बच्चे मरवा पेट देते में हैं। बच्चे मरवा दिए जाते हैं, उसके ऊपर थी। तो वो इतना क्रूर दिखाया है कि नहीं, इसको अभी ख़त्म करवा दो। तो वो उस तरह के अलग अलग करैक्टर जो है करने को मिले। इसी तरह से हंसा फिल्म है, अपने मनीष मदान जी ने डायरेक्ट की। ये जो मूवियाँ आपकी आई ये सिनेमा घरों में रिलीज हुई कि किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हुई, जैसे काला सच चिराग द के साथ? ब्लैक ट्रुथ वो सिनेमा में रिलीज़ हुई थी 2015 में। हरियाणा भी सिनेमा चल रही में है हरियाणा तो। बिल्कुल वो चल रही है। घूंघट जो है स्टेज ऐप पे रिलीज़ हुई है। इसी तरह से जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं ज़्यादातर बड़ी स्क्रीन पे हो रही हैं। अभी एक हंसा फिल्म है जो मैं बता रहा था कि मनीष मदान जी की डायरेक्ट की हुई, वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और बहुत एक अलग तरह का एक उसके अंदर करेक्टर है, गांव के चौधरी का करेक्टर है। और वो भी फिल्म देखने लायक है, वो भी बड़े पर्दे पे आएगी। और इसी तरह से एक दुनिया की पहली फिल्म है मुल्तानी लैंग्वेज में, फीचर फिल्म पहली है। वैसे तो फिल्में बहुत बनी हैं, लेकिन फीचर फिल्म वो पहली है, मुल्तानी फिल्म। अपने रमेश मल्होत्रा जी हैं। वैसे वो बेसिकली हरियाणा से हैं, दिल्ली भी रहे हैं और आजकल मुंबई रह रहे हैं। तो कारवां प्रोडक्शन के अंडर वो फिल्म बनी है, वो भी रिलीज़ होने वाली है, वो भी पर्दे पे होगी। और वो भी एक बहुत अच्छी व्यंग भी है उसके अंदर, एजुकेशन पे, और कॉमेडी बहुत अच्छी है उसके अंदर, गाने बहुत अच्छे हैं उसके। इसी तरह से जो फिल्में आ रही हैं वो सब बड़े पर्दे पे आ रही हैं। और एक दो वेब सीरीज़ की हैं, तो वो सब जैसे जैसे रिलीज़ होती जाएंगी। इसी साल में जैसे घूंघट रिलीज़ हो गई, और साथ में हरियाणा रिलीज़ हो गई। और अभी एक कर्म क्षेत्र है, अपना यश बाबू हैं, ये जो करनाल, ये कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र से बने हैं, थे। तो उनके साथ किया है। उसमें मेरा विलेन का करेक्टर है, और वो भी रिलीज़ होने वाली है। तो इस तरह से 5 फिल्में लगातार ये इस साल रिलीज़ हो रही हैं मेरी। तो बस यही था कि यहाँ बैठ के अगर कुछ हो पाएगा तो। हालांकि मैं मुंबई भी जाता रहता हूँ कि साल में 2 बार मैं वहाँ के स्लम के बच्चों को जो एक्टिंग ट्रेनिंग वगैरह या वर्कशॉप लेता हूँ, ताकि वहाँ के बच्चों को ये कमी महसूस ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें कोई एक्टिंग नहीं सिखाता। हरियाणा में जैसे हिसार का थिएटर है तो ये काफ़ी नाम चलता है इसका, बड़े बड़े जो डायरेक्टर हैं यहाँ से, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको लेके जाते हैं। पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर कि थिएटर आर्टिस्ट जो होता है उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। एक चीज़, एक पर्सन कभी मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि थिएटर में जो है वो आप अपना गुजारा नहीं कर सकते। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात बहुत हद तक सच है, क्योंकि थिएटर, हम जब एक नाटक तैयार करते हैं सबसे पहले तो हम लोग एक टीम बनाते हैं ना।
टीम इकट्ठी हुई। अब उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसी को बिजनेस संभालना है, तो वो पार्ट टाइम 2-3 घंटे के लिए वो निकल के आता है। और फिर उसके लिए हमें एक जगह चाहिए रिहर्सल के लिए, जहाँ लाइट भी हो, पंखा भी हो, या इस तरह की पूरी फैसिलिटी हो बैठने की भी। मतलब और पूरा स्टेज टाइप चीज़ें चाहिए जहाँ पे ना भी हो स्टेज, लेकिन एक हॉल कमरा चाहिए जिसमें सारे लोग बैठ सकें, अपनी रिहर्सल्स कर सकें, है ना। और फिर अगर ज़्यादा टाइम हमें रिहर्सल करनी है तो वहाँ रिफ़्रेशमेंट भी चाहिए और चीज़ें भी चाहिए। इसके अलावा जब हम वो नाटक तैयार कर लेते हैं तो उसको परफॉर्मेंस के लिए हमें एक मंच चाहिए, एक स्टेज चाहिए, एक ऑडिटोरियम चाहिए। इस ऑडिटोरियम के किराए बहुत हो जाते हैं, वहाँ लाइट्स वगैरह लगानी है, वो लाइट्स के खर्चे बहुत हो जाते हैं। म्यूज़िक के लिए जो म्यूज़िक सिस्टम है वो लगाना पड़ेगा, माइक और दूसरी चीज़ें भी लगानी पड़ सकती हैं। वैसे हम थिएटर वाले लोग ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि माइक का यूज़ ना करें, क्योंकि एक ओरिजिनल वॉइस जो है पब्लिक तक पहुँचे। लेकिन जो ऑडियंस आती है, 200 आए, 400 आए, 500 आए, सब तक आवाज़ पहुंचाने के लिए चाहिए होता नहीं, है वो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो भी पूरी पहुंचती है, क्योंकि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब जो है बहुत अच्छा इनका बेस रहता है आवाज़ में, कि वो लोग इतने टाइम से थिएटर कर रहे होते हैं। लेकिन उनके बैठने का अरेंजमेंट उस पर भी खर्चा होता है ना, उनके आने का, उनके बाहर पार्किंग का, हर तरह की व्यवस्था जो है उस ऑडिटोरियम के बाहर होनी चाहिए। वो ऑडिटोरियम के खर्चे, फिर उसके बाद अगर आप एडवर्टाइज करते हैं, आप बताते हैं, कैसे बताओगे लोगों को कि यहाँ ये नाटक होने वाला है और इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, तो उसके लिए पोस्टर्स, बैनर्स, या सोशल मीडिया पे भी करना पड़ता है, साथ में इन्विटेशन कार्ड्स भी देने पड़ते हैं। कई लोग बिना इन्विटेशन कार्ड्स आना ही नहीं चाहते जी, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम टिकट रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम गरीब लोगों को वो नाटक दिखाना ही नहीं चाहते। कि जो एक बार ऐसा हुआ कि एक नाटक में मैंने सोचा कि 50 रुपए का टिकट रख के देखते हैं। तो मेरे पास एक ऑफिस में ही एक आदमी आया और साइकिल पे आया, वो कहने लगा जी मुझे 10 पासेस चाहिए। तो मैंने कहा इस बार हमने 50 रुपये पास रखा है। तो वो पौना घंटा तक बाहर खड़े होकर सोचता रहा कि मैं लूँ या ना लूँ और कैसे अरेंज करूँ, कैसे मैनेज करूँ इसको। पौने घंटे के बाद उसने आगे बताया, कहता सॉरी सर, जब फ्री दिखाओगे तब देख लेंगे, मैंने तो अभी अपने बच्चों की फ़ीस भी नहीं भरी है स्कूल की, और 500 रुपये तो मेरा हफ्ते 10 दिन का घर का खाने का खर्चा है, राशन का। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। खैर मैंने उनको बुला के, और उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये टिकट रखूँगा, क्योंकि मैं ये समझ गया कि मुझे अगर कहीं से लेना है तो जिनके पास पैसा है, जो लोग पे कर सकते हैं, मैं उनसे जाके कहूँगा कि सर आप एक हम ब्रोशर छापते हैं मैगज़ीन, भाई इसमें आप ऐड लगवा लो, एक ऐड लगा देंगे आपकी, और आप इतना पैसा दे दो, हमारा बजट इतना है, इस बजट में ही हमने ये सब करना है, तो अगर आप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मनोज बांसल जी हैं लाजिज वाले, फोटोवर्ड से है मुकेश जी हैं, इसी तरह से कई लोग हैं जिन्होंने हमें हमेशा जो है हेल्प की। ऐसे ही मैडम पंकज संधीर हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छा हमारे साथ, बहुत आशीर्वाद रहता है उनका। और राजपाल संधू जी हैं, होली चाइल्ड के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनके कारण हमारा रंगमंच जो है जिंदा है। यही लोग हैं जिनके वजह से ये रंगमंच हो पाता है। तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो खर्चे लग जाते हैं, अगर क्योंकि हम 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम धंधे से 2 पैसा कमा लेते हैं, तो अगर लगता है कि 5-10 हज़ार रुपये शॉर्ट हो रहे हैं तो हम जेब से लगा लेते हैं, क्योंकि तो सर हम आप जो है कर रहे हैं। जो प्रोफेशन आपने एक्टिंग ही बना लिया है, या इसके अलावा भी आपका कोई प्रोफेशन है? मैं वैसे एडवोकेट हूँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में, और मैं कहा करता हूँ कि मैं शौकिया तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वैसे मेरा पैशन जो है वो थिएटर है, एक्टिंग है। एक चीज़ देखिए, हम आपके ऑफिस में आए हैं और ये पीछे पर्दा लगा हुआ दिख रहा है,
जी तो यहाँ ये पर्दा लगाने का मतलब यहाँ पे भी कोई रिहर्सल वगैरह कुछ करवाते हैं? यहाँ रिहर्सल भी होती है। यहाँ जो भी लोग यहाँ आते हैं, स्कूल के बच्चे, बड़े, कई स्कूल में टीचर्स या लेक्चर्स लगी हुई लेडीज़ हैं, कई रिटायर्ड पर्सन हैं जो यहाँ आते हैं एक्टिंग की अपनी वो जो उनके अंदर कैपेसिटी है जो सीखना चाहते हैं, उनको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक्टिंग सिखाई भी जाती है और उनको नाटक में पार्टिसिपेट भी करवाया जाता है कि आप आओ, आप अपने जो आपकी हेजिटेशंस हैं उन सबको दूर कर दो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब आते हैं तो वो बात करना भी उनके लिए मुश्किल होता है, या कोई रीडिंग के लिए कोई अगर एक पैराग्राफ दे दिया जाता है तो उनसे पढ़ा नहीं जाता, लेकिन 5-4 महीने के अंदर अंदर उनका ये हो जाता है कि नहीं अब तो बहुत बढ़िया है। मतलब उनको जो नर्वसनेस जो फील होती है वो दूर हो जाती है उन लोगों हाँ, वो दूर हो जाती है। और एक असल में ना थिएटर एक ऐसी चीज़ है, थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं है, थिएटर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है। आप अगर थिएटर करते हैं, 1-2 साल आपने थिएटर कर लिया, तो आप कहीं भी जाके आप अच्छे से किसी से बात कर सकते हैं, आप किसी से हेजिटेशन नहीं रखेंगे। आप चाहे बड़े से बड़े ऑफिसर से बात कर रहे हैं या किसी भी, आपको ये भी तमीज़ आ जाएगी कि आप एक रेडी वाले से या एक गरीब आदमी से बात कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, आप उतने ही सेंसिबल तरीके से सबसे बात करेंगे। ये थिएटर सिखाता है, मतलब एक तहजीब सिखा देता है थिएटर। जी, तहजीब। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी वही है, अगर हम सबसे अच्छे से बात करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करेगी। जी। तो इस तरह से जो भी लोग हैं हमें सबके साथ बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट देके हमें सबसे बात करनी चाहिए। हम छोटे बच्चे हैं जैसे वो यहाँ आते हैं नाटक वगैरह करने या सीखने के लिए आते हैं, उनके साथ भी हमारा वो बिहेवियर जो है उनको अच्छा लगेगा तभी वो आए। अगर उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा, वो हमारे पास क्यों आएंगे या हमारे से बात क्यों करेंगे? हम स्कूल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो वो जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ बैठ के उनको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा अगर मेरी सोच है, ऐसा किसी भी आर्टिस्ट की सोच है, तो दूसरे की सोच वैसी बन जाएगी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मैं आपके पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा लेके चलता हूँ मैं। आपकी पर्सनल लाइफ में, और जैसे आपका बेटा हो गया, बेटी हो गई, या आपकी वाइफ जो हो गई, वो भी एक्टिंग वगैरह में अपना जो है वो रुझान रखते हैं कि नहीं रखते? क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो एक स्कूल के अंदर टीचिंग कर रही है, हिंदी टीचर है। तो वहाँ जो स्टूडेंट्स के जो कंपटीशन होते हैं, पोएटिक रेसिटेशन या डेक्लामेशन या कोई नाटक वाटक, तो उसी की ड्यूटी लगती है कि आपके हस्बैंड जो है वो थिएटर करवाते हैं, करते हैं, और आप हिंदी की टीचर भी हैं, तो ये हिंदी वाला ये वाला जो काम है ना, एक्टिविटीज़ वाला, ये आप संभालो। तो वो संभालती है। उसका शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जो है वो बनता चला गया। ऐसे ही मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा जॉब कर रहा है और बड़ा बेटा जो है वो दोनों बेटे इंजीनियर हैं। वैसे बड़े बेटे ने 1 साल जॉब करी और 1 साल के बाद फिर वो भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी चला गया। कहता मेरे से जॉब नहीं होती, मैं तो थिएटर करूँगा। तो उसने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ से। फिर उसके बाद वो कलकत्ता, केरल, आसाम और इधर हरियाणा में कई जगह उसने काम किया, दिल्ली में भी थिएटर किया। फिर उसके बाद वो अभी लॉकडाउन से पहले ही, जस्ट पहले ही वो मुंबई गया था। वहाँ वो अपना स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है। 1-2 फिल्में उसकी आने वाली हैं, 1-2 एड फिल्म भी आई हैं, 1-2 वेब सीरीज़ भी आने वाली हैं। तो वो वहाँ उसमें शिफ्ट हो गया। बिटिया है वो IIT क्रैक किया था उसने, IIT से MSc है वो, और वहीं उसको मतलब जॉब मिल गया था। वो गुड़गांव में है और गुड़गांव में वो जॉब कर रही है। कभी बाप बेटे ने भी साथ में काम किया है? हाँ, मेरे साथ उसने 2 या 3 नाटक उसने मेरे साथ किए हैं, मेरी डायरेक्शन में भी। और एक किया उसने ब्लाइंड मेंस क्लब, जो टैक्स फ्री के नाम से, और एक किया था कागज़ पर लिखी मौत। उसमें वो मेरा कैदी बना, मैं पुलिस में हूँ और वो कैदी बन गया उसमें आता। तो ऐसे
कई नाटक मैंने उसके स्कूल में भी करवाए जिसमें उसने एक्ट किया जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ता था। ये तब जो उसने आपने बताया कि कैदी बना और उसमें पुलिस वाला था, अगर बचपन में बच्चे की कुटाई नहीं कर पाए तो उस टाइम पे शौक पूरा कर लिया होगा। वो वक्त चला गया असल में। अच्छा। वो वक्त चला गया कि जब कुटाई होती थी, चाहे वो थाने में कह लो या घर पे कह लो। हम लोग तो अपने पेरेंट्स से खूब पिटे हैं, लेकिन हमारे से आगे वाली जनरेशन जो है उन्हें तो थप्पड़ मारना भी बहुत मुश्किल था कि वो रोना शुरू हो जाते थे। तो हम लोग तो वैसे थे कि शायद डंडे भी पड़ते थे तो नहीं हम सर, हमारी सहन कर लेते जनरेशन है ना, हमें भी जैसे घर वाले ना मूड फ्रेश करने के लिए कूट देते थे। हाँ, कूट देते थे। लेकिन अब वो थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है। अब बच्चों को पीटना पुरानी बात हो गई है, तो हमने अपने बच्चों को नहीं पीटा। और परमात्मा की कृपा रही कि भाई वो अच्छे से अपने आप को एस्टैब्लिश करके उनके शुक्र है कि भी कोई बुरी आदतों के शिकार नहीं हुए और वो ठीक चल रहे हैं सब। परमात्मा बस यही हर पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि भाई वो लोग वो बच्चे जो हैं गलत रास्ते पे ना जाएं, अच्छे रास्ते पे जाएं, सबकी इज्जत करें, चाहे वो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबकी इज्जत करें। बस यही हम लोग चाहते हैं, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि भाई वो सबकी इज्जत करने वाले बच्चे हों। सर आगे क्या प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके आ रहे हैं अभी? अभी तो एक तो जो फिल्म है मस्त मस्त मुल्तानी करके वो रिलीज़ होने वाली है, एक हंसा फिल्म रिलीज़ होने वाली है, एक कर्म क्षेत्र फिल्म रिलीज़ होने वाली है। काम की कमी नहीं है अभी आपके पास? नहीं, वे तो रिलीज़ होने वाली हैं, जो शूटिंग हो चुकी है। बाकी तो जो आगे काम होगा तो फिर देखते हैं, जैसे ऊपर वाले की कृपा होगी या जैसे अगर मेरे लाइक कोई करैक्टर किसी डायरेक्टर को लगेगा कि मुझे ये करैक्टर करना चाहिए तो वो कहेंगे तो मैं तैयार हूँ ही। और अगर नहीं तो फिर बैठे हैं आप थिएटर कर रहे हैं, अपने को एक्टिंग करनी है। शुक्रिया सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। और ये लोकेश मोहन खट्टर साहब थे हमारे साथ और बहुत प्यारे इंसान हैं। इनकी आप जब आवाज़ सुनोगे तो ही आप लोग जो है वो कायल हो जाओगे। और लोकेश मोहन खट्टर साहब से मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हमारे चैनल के लिए 2 शब्द कहें जिससे लोग ऑडियंस जो है वो हमारे साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, क्योंकि आप कलाकारों को तो पसंद करते हैं, कलाकारों को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उस सम्मान को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो भरोसा 24 आप ज़रूर देखिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि भरोसा 24 आपके लिए बहुत बड़े बड़े कलाकारों को लेकर आएगा। मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत अदना हूँ, लेकिन इसी चैनल पे आप बहुत बड़े बड़े कलाकारों को आप देखेंगे, सुनेंगे और आप अपनी बातें रख सकते हैं, ताकि बाद में भरोसा 24 आपकी उन बातों का जवाब उन्हीं कलाकारों से लेके आएँ और आपको बताएं। सर ने एक चीज़ बहुत गलत बोली कि मैं बहुत छोटा हूँ, इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन चीज़ ये बोली है। सर मैं बता देता हूँ कि कलाकार जो होता है वो छोटा नहीं होता, लेकिन आप अपने मुंह से ये चीज़ बोल रहे हो तो ये आपका बड़प्पन दर्शा रहा है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इतने बड़े कलाकार हो जिन्होंने दंगल फिल्म में भी काम किया है और भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, और फिर भी आप बोल रहे हो कि आप एक छोटे कलाकार हो। मेरे सामने जो दर्शक हैं आप नहीं जानते, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं छोटा बन के ही उनके सामने खुश हूँ और मैं चाहूँगा मुझे अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये लोकेश मोहन खट्टर साहब थे हमारे साथ, जिनकी बातें आप लोगों ने सुनी। इनके साथ बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी खट्टर साहब के साथ वार्तालाप कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।